दिसंबर का महीना था, पर मुंबई की नम और घुटन भरी ठंड में भी समीर का माथा पसीने से भीगा था। सुबह के 7 बजे थे और समीर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे अपने पिता श्रीनिवास की ओर एक नज़र डालकर फिर से सामने देखने लगा। श्रीनिवास जी की उम्र 78 वर्ष थी। वे पिछले 6 महीने से समीर के साथ रह रहे थे और अब उन्हें समीर के बड़े भाई प्रशांत के घर पुणे जाना था। श्रीनिवास जी को गठिया की गंभीर समस्या थी, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में बहुत कष्ट होता था। आज सुबह उन्हें जल्दी इसलिए उठना पड़ा था क्योंकि उनकी छोटी बहू नेहा ने उन्हें ताना मारा था। ये क्या पापा, आपको अपनी ज़रूरतें भी ठीक से पूरी नहीं होती? बाथरूम तक सहारा लेकर जाना पड़ता है और बार बार बुलाना पड़ता है। अब इस उम्र में क्या हर बात के लिए हमें ही जिम्मेदार होना पड़ेगा? हम कोई नर्स नहीं है ना? नेहा ने अपनी आवाज़ में निराशा और खीज भरकर कहा था। नेहा का सीधा साधा ताना श्रीनिवास जी के हृदय में चुभ गया। उनकी आंखें डबडबा गई, पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। समीर ने देखा कि पिता का चेहरा शर्मिंदगी और बेबसी से पीला पड़ गया है। अरे नेहा, क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? तुम भी समझो, पिताजी बीमार हैं। समीर ने दबी आवाज़ में कहा, मुझे कुछ नहीं समझना। 6 महीने हो गए। अब प्रशांत भैया की बारी है। आज गाड़ी आ रही है, उन्हें भेजो। अब मैं तंग आ चुकी हूँ, कहकर नेहा ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। समीर ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि नेहा गलत नहीं कह रही है। 6 महीने की अदला बदली का फैसला उन्हीं दोनों भाइयों का था। उनके पिता की विरासत में एक बड़ा पुश्तैनी मकान, बैंक बैलेंस और एक छोटा सा फार्म हाउस था, जिसे बेचने के बाद जो पैसा मिला था वह दोनों बेटों ने बराबर बराबर बांट लिया था। पिता की सेवा की जिम्मेदारी भी उन्होंने बराबर ही बांटी थी, ठीक जैसे पैसे बांटे थे। आज गाड़ी आ गई थी। समीर ने भारी मन से पिता को विदा किया। जैसे ही कार गेट के बाहर निकली, समीर ने अपने भाई प्रशांत को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह फ़ोन काटा गया। समीर जानता था कि प्रशांत और उसकी पत्नी शिल्पा हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर पिता जी की जिम्मेदारी से भागते थे। कुछ दिनों बाद समीर के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। वह एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म में सीनियर मैनेजर था। मीटिंग में उसके सामने एक आर्किटेक्ट आकर खड़ा हुआ, जिसका नाम था अविनाश। जैसे ही समीर ने अविनाश को देखा, वह स्तब्ध रह गया। अविनाश उसका बचपन का दोस्त था। दोनों साथ साथ पले बढ़े थे, पर एक गहरी प्रतिस्पर्धा उनके बीच हमेशा रही थी। समीर हमेशा अविनाश को पछाड़ना चाहता था, लेकिन अविनाश अपनी प्रतिभा के दम पर हमेशा आगे निकल जाता था। आज अविनाश समीर की कंपनी में एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए अपनी डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन देने आया था। अरे अविनाश, तुम यहाँ कैसी है ज़िंदगी? समीर ने थोड़ा अहंकार दिखाते हुए पूछा। हाय समीर, अच्छा हूँ। सुना है तुम बहुत तरक्की कर गए हो, अविनाश ने सहजता से जवाब दिया। समीर ने गर्व से सीना फुलाया। उसने सोचा, देखो
जिस अविनाश की काबिलियत के चर्चे स्कूल में होते थे, वह आज मेरी कंपनी में छोटे मोटे काम के लिए आया है। मैं कहां से कहां पहुंच गया। मीटिंग में अविनाश ने शानदार प्रेजेंटेशन दिया। पैनल के सभी सदस्य उसकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित थे। जब समीर की बारी आई तो उसने औपचारिकतावश हाँ कह दिया, पर उसके मन में पुरानी ईर्ष्या फिर से जाग गई थी। 1 सप्ताह बाद समीर ने अविनाश को अपने केबिन में बुलाया। देखो अविनाश, मैं तुम्हें एक ज़रूरी काम देना चाहता हूँ। मेरा भाई प्रशांत जो पुणे में रहता है, वह पिताजी को लेने के लिए बहाने बना रहा है। तुम तो पुणे जा रहे हो ना? क्या तुम मेरे पिताजी को अपने साथ पुणे छोड़ाओगे? मेरे पास समय नहीं है। अविनाश ने पल भर भी न सोचा और तुरंत हामी भर दी। जरूर समीर, इसमें क्या है, अंकल से मुलाकात भी हो जाएगी। अगले दिन स्टेशन पर समीर और अविनाश की मुलाकात हुई। श्रीनिवास जी और उनका सामान ट्रेन में रखा जा रहा था। तभी समीर ने देखा कि अविनाश के साथ एक झुकी हुई महिला भी थी जो बहुत बीमार लग रही थी। अविनाश, ये कौन है और ये इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं? समीर ने हैरानी से पूछा। अविनाश ने प्यार से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, ये मेरी माँ है। इन्हें लकवा हो गया था। इन्हें सहारे की बहुत ज़रूरत है। मेरे भाई बहन सब विदेश में सेटल हैं, पर माँ को यहीं अपने घर में रहने की आदत है। मैं अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर वापस आ गया ताकि इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मैं उन्हें बोझ नहीं समझ सकता समीर। वह मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। समीर को लगा जैसे किसी ने उसके अभिमान के महल पर हथौड़ा मार दिया हो। वह निशब्द रह गया। ट्रेन चलने लगी। अविनाश अपनी माँ का हाथ थामे खड़ा था और श्रीनिवास जी को भी सहारा दे रहा था। समीर ने देखा कि पिता की आंखों में आंसू थे जो किसी से भी छिपे नहीं थे। अमित स्टेशन से वापस लौट रहा था, पर अविनाश की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वह मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसके पिता ने अपनी पसंदीदा नौकरी छोड़ दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि वह और प्रशांत अच्छे स्कूल में पढ़ सके। पिता ने खुद की जिंदगी की सुख सुविधाओं की कभी परवाह नहीं की ताकि उनके बच्चे एक बेहतर भविष्य पा सके। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि असली अमीर वह नहीं जो मैनेजर है, बल्कि वह है जो रिश्तों का मोल जानता है। अविनाश ने अपनी लाखों की नौकरी त्याग दी, पर समीर अपने पिता को 6-6 महीने की पाली में बांट रहा था जैसे कोई बेजान संपत्ति हो। समीर ने तुरंत चंडीगढ़ की फ्लाइट का टिकट बुक किया। जब वह पुणे स्टेशन पर उतरा तो देखा कि श्रीनिवास जी ट्रेन से उतर चुके हैं और अविनाश उन्हें सहारा दे रहा है। पिताजी, हम वापस चल रहे हैं। समीर ने पिता का हाथ थाम लिया। पर बेटा प्रशांत? श्रीनिवास जी ने हैरान होकर पूछा। अब कोई प्रशांत नहीं पिताजी, अब आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगे हमेशा। समीर ने घर आकर नेहा को देखा तो उसकी आंखों में विनम्रता थी। नेहा, मेरी एक बात सुनोगी? यह घर, यह दौलत, यह सब हमारे पिता की तपस्या है। वह हमारे माथे का ताज है, बोझ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि
तुम उनकी सेवा नहीं कर सकती तो तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, पर मेरे पिता अब कहीं नहीं जाएंगे। समीर की आंखों की दृढ़ता और आवाज़ की गंभीरता देखकर नेहा शन्न रह गई। उसने पहली बार अपने पति में आत्मविश्वास और प्रेम का वह भाव देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। अगले दिन नेहा ने खुद अपने ससुर का सारा काम संभाला। उसने समझा कि पिता पुत्र का बंधन दुनिया की हर चीज़ से बड़ा होता है। समीर भी अपनी हर मीटिंग से पहले अपने पिता को सहारा देकर सैर कराने के ले जाता। आखिरकार समीर को महसूस हुआ कि ईश्वर का न्याय उसे मिल चुका है। रिश्तों का वह अनमोल सुख जो उसने 6 महीने की पाली में खो दिया था। समीर का घर अब बदल चुका था। श्रीनिवास जी के चेहरे पर पिछले कई महीनों बाद शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। नेहा जो पहले हर बात पर चिढ़ती थी, अब स्नेह और सेवा के नए रास्ते पर चल पड़ी थी। समीर ने जब पिता को वापस लाने का कड़ा फैसला लिया तो नेहा को लगा कि अब वह सचमुच अकेली पड़ गई हैं, पर समीर ने दृढ़ता ने उसे अपनी गलती महसूस कराई। एक शाम जब नेहा अपने ससुर के पैरों में तेल लगा रही थी तो श्रीनिवास जी ने प्यार से उसका हाथ थामा। बेटा, आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी सावित्री वापस आ गई हो। मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। नहीं पिताजी, नेहा की आंखें भर आईं। परेशानी तो मुझे खुद से है। मैंने आपको कभी बोझ नहीं समझा, बस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपना फर्ज भूल गई थी। समीर ने मुझे सही राह दिखाई। पिताजी को वापस लाने के बाद से समीर के व्यवहार और काम में भी सकारात्मक बदलाव आया था। वह अब ऑफिस में केवल मुनाफे की नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की ही बात करने लगा था। उधर पुणे में प्रशांत और शिल्पा को जब पता चला कि समीर पिताजी को वापस दिल्ली ले गया है तो वे पहले राहत महसूस कर रहे थे। अच्छा हुआ, कम से कम 6 महीने तक तो हमारा पीछा छूटा। अब हम थोड़ा आराम करेंगे, शिल्पा ने प्रशांत से कहा था, लेकिन उनकी राहत जल्द ही चिंता में बदल गई। उन्होंने समीर को कई बार फ़ोन किया पर समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर जानता था कि प्रशांत का फ़ोन केवल जिम्मेदारी बांटने के लिए आया होगा। एक सप्ताह बाद प्रशांत को एक बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। उसके बिजनेस में एक बड़ा घाटा हुआ और उसे तुरंत पैसों की ज़रूरत थी। अंततः प्रशांत ने सीधे अपनी माँ के पुश्तैनी घर के बंटवारे से मिले अपने हिस्से के पैसों से पिताजी के लिए खरीदी गई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने का फैसला किया। उसने सोचा कि पिताजी तो अब समीर के पास हैं और यह पैसा तो उसका है। प्रशांत ने उस वित्तीय सलाहकार को फ़ोन किया जो पिताजी के सारे निवेश देखता था। हेलो, मुझे पिताजी के नाम की म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचनी हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, प्रशांत ने सफाई देते हुए कहा। वित्तीय सलाहकार ने दूसरी ओर से जवाब दिया, माफ़ करना प्रशांत जी, श्रीनिवास जी ने 6 महीने पहले ही सारे निवेश श्री समीर के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिए थे। प्रशांत को जोर का झटका लगा। क्या, कब, क्यों? वह लगभग चीख उठा। सलाहकार ने शांत स्वर में बताया, जब आपने और समीर ने पिताजी की देखभाल की जिम्मेदारी बांटी थी तो श्रीनिवास जी को बहुत दुख हुआ था।
उन्होंने उसी वक्त यह फैसला ले लिया था। उनका मानना था कि उनकी सेवा करने का अधिकार सिर्फ उसी बेटे को मिलेगा जो उन्हें सम्मान और प्रेम देगा, बोझ नहीं समझेगा। प्रशांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि जब पुश्तैनी संपत्ति बांटी जा रही थी तो पिताजी ने केवल इतना कहा था, बच्चों, यह धन है, इसे मैं तुमने बांट लिया, पर याद रखना मेरी असली विरासत मेरे संस्कार हैं, जिसे बांटा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। उसे एहसास हुआ कि उसके पिताजी ने अदृश्य रूप से अपना न्याय पहले ही कर दिया था। धन तो समीर और उसने बराबर ले लिया था, पर पिताजी ने अपना आशीर्वाद और विश्वास केवल उसी बेटे के नाम किया जिसने अंत में उन्हें स्नेह दिया। प्रशांत की आर्थिक समस्या और भी गहरी होती गई। अंत में वह अपनी झुग्गी झुंड में फंसी आवाज़ लेकर समीर को फ़ोन करने पर मजबूर हो गया। समीर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिताजी के म्यूचुअल फंड का पैसा वो तो तुमने। प्रशांत मुश्किल से बोल पाया। समीर ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में शांति थी, अहंकार नहीं। हाँ, पिताजी ने सारा निवेश मेरे नाम कर दिया था। यह उनकी इच्छा थी, पर मैं तुम्हारा भाई हूँ ना समीर, मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी मदद करूँगा प्रशांत, लेकिन पहले तुम अपनी मदद करो। पिताजी का पैसा तुम्हें तब मिलता जब तुम उन्हें सम्मान देते, ना कि 6 महीने की ड्यूटी समझते। तुम मेरे भाई हो, पर पिताजी की नज़र में तुमने अपने कर्मों से अपनी जगह खो दी थी। समीर ने थोड़ा रुक कर कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा प्रशांत, लेकिन उधार के तौर पर, ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। और हाँ, अगर तुम वास्तव में संपत्ति चाहते हो तो एक बार पिताजी से मिलो, माफ़ी मांगना और दिल से उनकी सेवा करना। याद रखना प्रशांत, पिताजी की असली दौलत पैसा नहीं, उनका आशीर्वाद है। प्रशांत को समीर के शब्दों में अविनाश की सच्चाई और पिताजी के प्रेम की झलक मिली। उसने समझा कि ईश्वर का न्याय हमेशा सीधे रूप में नहीं आता, बल्कि हमारे कर्मों की गूंज बनकर आता है, जो अंततः हमें सही राह दिखाती है। समीर का सीधा और स्पष्ट जवाब प्रशांत के लिए आत्म मंथन का कारण बन गया। उसे पैसों के नुकसान से ज़्यादा पिताजी का विश्वास खोने का दर्द महसूस हुआ। जिस पिताजी की संपत्ति पर उसने आंखें गड़ा रखी थी, उसी पिताजी ने अपना सबसे बड़ा धन उसे न देकर उस भाई को सौंप दिया था जिसने उन्हें सम्मान दिया। प्रशांत को अपने और शिल्पा के व्यवहार पर गहन शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें याद आया कि किस तरह वे बहाने बनाकर पिताजी को टालते थे। कभी बिजनेस ट्रिप, कभी शिल्पा की अचानक तबीयत खराब। उन्होंने अपने स्वार्थ में इतना बड़ा अन्याय कर दिया था। पैसों की तंगी से जूझ रहे प्रशांत ने समीर की उधार वाली बात को स्वीकार नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह पहले पिताजी का दिल जीतेगा, फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा। उसने तुरंत दिल्ली की फ़्लाइट बुक कराई। शिल्पा भी पहली बार शांत और गंभीर थी। उसने प्रशांत से कहा, जाओ और पिताजी को समझाओ कि हमें अपनी गलती का एहसास है। शायद उनका आशीर्वाद ही हमें इस मुश्किल से निकाल सके।
दिल्ली पहुंचकर प्रशांत सीधे समीर के घर पहुंचा। दरवाज़ा समीर ने खोला। अपने भाई को अचानक सामने देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। प्रशांत, तुम्हें कोई काम था? समीर ने औपचारिकता से पूछा। हाँ समीर, बहुत ज़रूरी काम था। प्रशांत की आवाज़ भारी थी। मुझे पिताजी से मिलना है। समीर ने कोई सवाल नहीं किया और उसे बैठक में ले गया। श्रीनिवास जी सोफे पर बैठे कोई पुरानी पत्रिका पढ़ रहे थे। उन्हें सामने प्रशांत को देखकर पहले थोड़ी हैरानी हुई, फिर चेहरे पर एक ठहराव आ गया। प्रशांत ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे पिताजी के पैरों को छुआ और घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। मैंने आपको और माँ के विश्वास को तोड़ दिया। मैंने आपको एक बोझ समझा जिसे 6 महीने बाद उतार फेंकना था। मुझे आज एहसास हुआ कि मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत, आपका स्नेह और विश्वास खो दिया है। प्रशांत का गला भर आया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसने पूरी ईमानदारी से अपनी आर्थिक तंगी और पिताजी द्वारा किए गए निवेश के ट्रांसफ़र की बात बताई। श्रीनिवास जी ने धीरे से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें भी नम हो गईं। उठो बेटा, उठो। श्रीनिवास जी ने प्यार से कहा। मेरा न्याय यह नहीं था कि तुम गरीब हो जाओ। मेरा न्याय यह था कि तुम रिश्तों का मोल सीखो। मैंने निवेश समीर के नाम इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा धन तुम दोनों के बीच भेदभाव के कारण बने, जबकि तुम दोनों मुझे ही बोझ समझते थे। मैं जानता था कि तुम में से कोई एक तो कभी न कभी अपना फर्ज पहचानेगा। समीर और नेहा कोने में खड़े यह सब देख रहे थे। समीर ने आगे बढ़कर प्रशांत को गले लगा लिया। तुमने आज सही रास्ता चुन लिया प्रशांत। यह पैसा मेरे या तुम्हारे नाम पर नहीं है, यह पिताजी का है, यह परिवार का धन है। हम दोनों मिलकर तुम्हारे बिजनेस को फिर से खड़ा करेंगे। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। प्रशांत को लगा कि उसने केवल पिताजी को ही नहीं बल्कि अपने भाई को भी वापस पा लिया है। अगले दिन समीर और प्रशांत ने मिलकर वित्तीय सलाहकार से बात की। समीर ने बिना किसी शर्त के आधे पैसे प्रशांत को बिजनेस में लगाने के लिए दिए और बाकी पैसे श्रीनिवास जी के नाम पर एक जॉइंट अकाउंट में सुरक्षित रख दिए। प्रशांत पुणे वापस गया और नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। उसने हर हफ्ते पिताजी को वीडियो कॉल करना शुरू किया। अब उसकी बातचीत में कोई शिकायत या औपचारिकता नहीं होती थी, केवल प्रेम और चिंता होती थी। प्रशांत के हृदय परिवर्तन ने परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। कुछ महीनों बाद जब प्रशांत का बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर आने लगा तो उसने पिताजी को पुणे में 1 महीने के लिए अपने पास बुलाया। कर्तव्य के तौर पर नहीं बल्कि प्यार से। श्रीनिवास जी खुशी खुशी पुणे गए। इस बार ना नेहा को तनाव हुआ, न शिल्पा को कोई बहाना बनाना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर का न्याय कठोर दंड नहीं है बल्कि जीवन का एक अवसर है। यह अवसर हमें भौतिक सुख के ऊपर मानवीय मूल्यों को रखने की सीख देता है। दोनों भाइयों ने समझ लिया था कि असली विरासत
कोई संपत्ति या धन नहीं, बल्कि एकजुट परिवार और माता पिता का अटूट आशीर्वाद है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।